आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th के हिस्ट्री बुक से इकाई 6 वन समाज और उपनिवेशवाद को रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वन समाज और उपनिवेशवाद। प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है, जहां अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। आदिवासियों और वनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधियों, पशुओं के लिए चारा और कृषि औजारों की सामग्री के लिए ये वनों पर आश्रित रहते हैं। उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज में रखा है। उदाहरण के लिए पहाड़िया, चेरो, कोल, उरांव, हो, संथाल, चुआर, खरिया, भील, मुंडा आदि ये सब आदिवासी की जातियां हैं। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, उसके बाद नंबर आता है गोंड की। दूसरी बड़ी जनजाति गोंड है, पहला भील, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में पाई जाती है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है। तीसरे नंबर पे संथाल आता है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजातियां भी हैं। 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियां वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करती थी। इनका जीवन बहुत ही सीधा होता था और सामाजिक जीवन में ये लोग अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह किए, जिसकी पूर्णाहुति सन 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांतियों में हुई। यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे साधे वन में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों ने अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन्य समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है। 6.1 राजनैतिक जीवन। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बंटा था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने के कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। इनकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक तथा कार्यपालिका शक्तियों से निहित थी। बिहार के सिंहभूम में मानिकी व मुंडा प्रणालियां और संथाल परगना में मांझी व परगनैत प्रणालियां आज भी प्रचलित हैं, जिनका संचालन मुखियाओं द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेजों के हिमायती होने लगे
और कठोरता से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा, तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया। सामाजिक जीवन। आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीला के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया। वन्य समाज के अंदर ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को भी बढ़ावा दिया गया, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जंगल से उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ दिया गया। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते थे। पशुओं का चारा भी जंगलों के घास से इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। इनका सामाजिक जीवन इतना सादा था कि ये स्वच्छंदतापूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। ये खेती गृहस्थी करते थे। सामाजिक जीवन में उनके संगीत एवं नृत्य कला पर भी कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनका सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थी और जीविकोपार्जन में वे पुरुषों का हाथ बटाती थी। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जंगली एवं बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे यहाँ के लोगों को सभ्य बनाएंगे। परिणाम यह हुआ कि जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी। इस तरह वन्य जीवन के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश की, जिससे उनके प्रति विरोध का भाव पैदा हुआ। आर्थिक जीवन। वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु झूम या पोरू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं, तब वे जंगल साफ कर नई जमीन तैयार कर लेते थे। खेती की इस व्यवस्था से अंग्रेजों को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अतः अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। जमीन पर अत्यधिक लगान और उसके वसूली के अत्याचारपूर्ण तरीकों ने आदिवासियों में उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न किया। अनेक समुदायों को अपना गृह स्थान परिवर्तित करना पड़ा। बाद में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध का प्रदर्शन किए। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। ये पलाश, बैर एवं कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे और कारखाने में उससे लाह तैयार किया जाता था। सन 1870 से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। ये लोग तसर उद्योग भी करते थे। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल के डब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ। डायट्रिच बैडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। लेकिन भारतीय
वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। 1865 में। सन 1864 में वन सेवा की स्थापना हुई और 1865 एक साल के बाद भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। इसमें आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया गया एवं जंगल को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित किया गया। इससे आदिवासियों के आर्थिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुए। अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के जमीन से अब राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब जमींदार महाजन और साहूकारों द्वारा ये आर्थिक शोषण के शिकार होने लगे। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर होते गए और उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होते चली गई। उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता था, पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, उल्टे वह महाजनों का ही साथ देती थी। कर्ज के बदले उनके खेत, मवेशी आदि को महाजनों ने हड़प लिया। ऐसे में कभी कभी इन आदिवासियों को स्वयं को भी गिरवी रखना पड़ता था। फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया, परंतु इस संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया। धार्मिक जीवन। वन्य समाज के ये आदिवासी शुरू से ही अहस्तक्षेप की नीति के पोषक थे। अपने समाज के अंदर किसी भी तरह के विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वे सशस्त्र तैयार रहते थे। भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति का पालन करते हुए अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत समय तक वे सफल नहीं हो सके। तभी उन्होंने शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया, ताकि उनके प्रवेश को एक उचित माध्यम मिल जाए। कालांतर में ये पादरी आदिवासी धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करने लगे और उनका धर्म परिवर्तन करना आरंभ कर दिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और अपनी स्थितियों में सुधार की। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन तो हुआ, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से घृणा करने लगे। आदिवासी इसे अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किए गए अतिक्रमण समझकर इसका प्रतिरोध करना शुरू किए। ऐसे ही परिवेश में वन्य समाज में व्याप्त धार्मिक भावनाओं ने कई क्रांतियों एवं नेताओं को जन्म दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति जिहाद का बिगुल बजाया। उन नेताओं का धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और विदेशियों के शोषण से उन्हें मुक्त करेगा। उनके पास वह जादुई ताकत है जिससे दुश्मन की गोलियां बेअसर हो जाएंगी। इसी तरह का आत्मविश्वास उनके नेताओं में था। जिन्होंने संपूर्ण वन्य समाज के आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 18वीं शताब्दी के मध्य में ही बिहार के तत्कालीन छोटा नागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्रों में प्रवेश करने के अंग्रेजों द्वारा प्रयासों का आदिवासियों ने बलपूर्वक तथा हिंसात्मक तरीकों से विरोध किया। पहाड़िया विद्रोह। यह जाति युद्ध प्रिय थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया, जिसको राजस्व वसूली का कार्य भी दिया। अंग्रेजों ने साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋण ग्रस्तता तथा अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। इसने जनजातियों का आर्थिक आधार तहस नहस कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ। अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था।
यह भारत का पहला संथाली तत्कालीन संथाल परगना क्षेत्र था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई थी। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, जहां से वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाता था। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज में कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर व धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लेवलैंड की मृत्यु हो गई। हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजों विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उसे फांसी दी गई थी आज वह तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है। तमार विद्रोह सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1794 तक चलता रहा और अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया। फिर भी विद्रोह का अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर इनका विरोध मुंडा और संथाल के साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। चेर विद्रोह बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपनी राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोग ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। चुआर विद्रोह चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुरा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया, परंतु इससे चुआरों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमिज जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। हो विद्रोह सन 1820-21 में छोटा नागपुर के ही शिवभूमि जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की सहायता से राजा की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। इसे अंग्रेजी सेना ने
क्रूरतापूर्ण ढंग से दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने भी मुंडा विद्रोह के स्वयं को शामिल कर लिया। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों के द्वारा सन 1831 ईस्वी में हुआ। भारत के इतिहास में इस विद्रोह की एक अलग महत्ता है। प्रारंभ से ही यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया। तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतों का विरोध किया। उनके कबीले की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपादन के लिए पाहन नामक पद सृजित किया गया था। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। ये मानकी, जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की नीति के कारण जमींदार बन बैठे और लगान नहीं चुकाने के कारण उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिए। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, जिन्होंने धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कोलों का जमीन उनके हाथ से निकलने लगा। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू गैर आदिवासी के दीकू यहाँ पे गैर आदिवासी लोग यानी अंग्रेज को कहा गया के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलनी शुरू हुई। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया, तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि विद्रोह तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की व्यवस्था स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चलकर ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में साबित हुए। भूमिज विद्रोह सन 1832 ईस्वी में बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाला था कि उसके खिलाफ कोलों एवं हो के समर्थन से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। उपरोक्त सारी जनजातियों ने सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब विद्रोह शुरू हुआ, तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया। संथाल विद्रोह आदिवासियों द्वारा किए गए विद्रोह में संथाल विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई थी और यहीं के विद्रोहियों ने आगे चलकर सन 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामन एकोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सन 1854 ईस्वी तक आते आते आदिवासियों ने चिरस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबद्ध और कई तरह के आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव के संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 400 गांव के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया गया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना।
तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। सिद्धू और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज स्थापित हो गया है। इन आदिवासियों ने मिलकर गांव में जुलूस निकाले। जुलाई 1855 ईस्वी में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार कर रहने के लिए भी कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ दीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर के से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया, पर उचित मजदूरी नहीं दी। जब संथालों ने काम करने से इनकार कर दिया, तब उन्हें बुरी तरह पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी यानी दीकू और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। आदिवासियों ने के इस तरह के संगठित विद्रोह से अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया। सिद्धू और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीकी उनके पास नहीं थी। ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जब सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तब वे संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेज सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को अपनाना पड़ा। सन 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया घोषित कर दिया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। मुंडा विद्रोह सन 1899-1900 में छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों ने उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट उलिहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन के भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषण पूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाले जमींदारों के प्रति आक्रोशित हुआ। उस पर धर्म का भी बहुत प्रभाव था तथा उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। धार्मिक आंदोलन के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके हथियारों के प्रति सजग कराया। मुंडा जाति के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। 25 दिसंबर सन 1899 ईस्वी को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया गया। 200 पुरुष एवं महिलाएं मारे गए तथा 300 लोग बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये इनाम की घोषणा की गई और परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 ईस्वी को बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई।
ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच यह जिम्मेवार और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यही आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत के आंदोलन सन 1914 की प्रेरणा स्रोत बना। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। कंद विद्रोह। उपरोक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य का कंद विद्रोह भी बहुत महत्वपूर्ण था। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल तक फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नामक नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया। उड़ीसा के ही भूइयां एवं जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1867-68 ईस्वी में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया गया। भारत में अन्य वन प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1879-80 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा, बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भील तथा गोंड जातियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान ने भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई। सन 1952 ईस्वी में सरकार ने नई वन नीति बनाई जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा है। यह वनों की रक्षा तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि वन्य समाज में जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी औपनिवेशिक शोषण से तो मुक्त हो गए, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। सिर्फ स्वरूप में परिवर्तन आ गया। यह आंदोलन क्षेत्रवादी आंदोलन में बदल गया और वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। इसी तरह 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि वन्य समाज और निवास करने वाली जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी जिसने भविष्य में उनके लिए सुधार कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।